का अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमिता सिन्हा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। मक्का की उन्नतशील किस्में एवं वैज्ञानिक बुवाई तकनीक। प्रोट्रेबल हैचिंग मशीन पर जानकारी। फूल गोभी की फसल में किए जाने वाले समसामयिक कार्य। हमारे जिन किसान भाइयों के पास पानी की उपलब्धता है वो ग्रीष्म काल में भी मक्का की खेती करना चाहते हैं, लेकिन फसल से अधिक उपज तभी ले सकते हैं जब आप मक्का की खेती वैज्ञानिक संस्तुतियों को अमल में लाके करते हैं, जैसे कि उन्नत किस्म के बीज, बीज उपचार, बुवाई विधि, खपतवार नियंत्रण, सिंचाई एवं उर्वरक प्रबंधन तथा कीट व्याधियों से बचाव आदि। अतः मक्का की खेती करते समय कौन कौन से वैज्ञानिक पहलुओं को ध्यान में रखना है, इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए देखते हैं कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, जायद मौसम में मक्का की खेती हरे भुट्टे एवं चारा दोनों के उद्देश्य से की जाती है। जहां तक इसकी खेती के लिए भूमि के चुनाव की बात की जाए तो मक्का की खेती के लिए पर्याप्त जीवाश्म युक्त दोमट मिट्टी अच्छी होती है। इसके अलावा भली भांति समतल एवं जल धारण क्षमता वाली भूमि मक्का के लिए उपयुक्त पाई गई है। भूमि का चुनाव कर लेने के बाद बात आती है भूमि की तैयारी की। तो किसान भाइयों, पलेवा करने के बाद मिट्टी पलटने वाले हल से 10 से 12 सेंटीमीटर गहरी एक जुताई तथा उसके बाद कल्टीवेटर या देसी हल से 2 या 3 जुताई करके पाटा लगाकर भूमि को समतल बना लेना चाहिए। इसके बाद बात आती है किस्मों के चयन की। तो इसके लिए संकुल किस्मों के अंतर्गत नवीन, श्वेता, आजाद, उत्तम नवजोत, कंचन, D765, सूर्या, गौरव इत्यादि हैं। संकर किस्मों के अंतर्गत गंगा 11, हरे भुट्टे के लिए गंगा 2, प्रकाश, बेबी कॉर्न के लिए JH 3459, पूसा अगेती संकर मक्का 2, मीठी मक्का, माधुरी इत्यादि हैं। इसके लिए बीज दर होगी 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। किसान भाइयों, बीज को 2.5 ग्राम थीरम या पारा युक्त रसायन से प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर लेने के बाद ही बुवाई करना चाहिए। अब आइए चर्चा करते हैं उर्वरक प्रबंधन पर। उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण से प्राप्त संतुतियों के आधार पर करें। यदि किसी कारणवश मृदा परीक्षण नहीं करवा पाए हों तो संकर एवं संकुल किस्मों के लिए 80 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम स्फोर, 40 किलोग्राम पोटास, 20 से 25 किलोग्राम गंधक का प्रयोग प्रति हेक्टेयर की दर से करना चाहिए। जिस मिट्टी में जिंक तत्व की कमी होती है तो
उस कमी को दूर करने के लिए 20 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से अंतिम जुताई के समय मिट्टी में मिला देना चाहिए। भुट्टे के लिए नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस तथा पोटास की पूरी मात्रा बुवाई के समय दे देना चाहिए। नाइट्रोजन की बची हुई आधी मात्रा का प्रयोग बुवाई के 30 दिन बाद उपरिवेशन के रूप में करना चाहिए। अब यदि बुवाई विधि की बात करें तो इसके अंतर्गत मक्का की बुवाई हल्के पीछे लाइनों में करना चाहिए। देसी प्रजातियों के लिए कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर तथा संकर व संकुल प्रजातियों के लिए कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर रखना चाहिए। इसके अलावा पौधों से पौधों की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। मक्का की बुवाई के लिए फरवरी का प्रथम सप्ताह सर्वोत्तम होता है, लेकिन इसकी बुवाई पूरे फरवरी माह में भी की जा सकती है। किसान भाइयों, देरी से बुवाई करने पर जीरा निकलते समय गर्म हवाएं चलने से सिल्क तथा पराग कणों के सूखने की संभावना रहती है, इसलिए बुवाई हमेशा समय से करना चाहिए। अब आइए चर्चा करते हैं सिंचाई प्रबंधन की। तो किसान भाइयों, जायद मक्का की फसल को 6 से 8 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। 10 से 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। इसके अलावा जीरा निकलते समय खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखना आवश्यक होता है। अब यदि खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो मक्का की फसल में प्रारंभिक अवस्था में एट्राइजिन दवा का प्रयोग करके भी खरपतवारों का नियंत्रण किया जा सकता है। इसके लिए 1.5 किलोग्राम एट्राइजिन 50% WP को 80 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर बुवाई के दूसरे या तीसरे दिन बीज का अंकुरण होने से पहले भूमि में छिड़काव करने से सभी प्रकार के खरपतवारों का नियंत्रण हो जाता है। और इसके बाद भी यदि खेत में कुछ खरपतवार दिखाई दें तो निदाई गुड़ाई करके सभी प्रकार के खरपतवारों को निकालकर फसल को खरपतवारों से मुक्त रखना चाहिए। किसान भाइयों, इन बताई हुई बातों को ध्यान में रखते हुए यदि आप जायद मक्का की बुवाई करते हैं तो आपको अच्छे उत्पादन की प्राप्ति होगी। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पछेती फूल गोभी की फसल जब तैयार होती है तब बाजार में मांग अधिक बढ़ जाती है और इसी कारण कीमत इसकी अच्छी मिलती है। किंतु जानकारी के अभाव में किसान वैज्ञानिक संस्तुतियों को अमल में नहीं लाते और जिस कारण फसल से उत्पादन अधिक नहीं मिल पाता है। हमारे किसान भाई ने भी फूल गोभी की फसल लगा रखी है। आइए जानते हैं उनके अनुभवों को। मैं आपको गोभी की जानकारी के लिए बताऊंगा। तो हम जो है इस गोभी के लिए नवंबर महीने से चौप की तैयारी करते हैं और नए तरीके से वापस इसको 1-1 फुट की दूरी पे हम लगाते हैं। इसमें हम एक महीने मतलब हम जो है 8 से 15 दिन में उसको 8-8 दिन में पिलाते हैं और हर 15-20 दिन में इसमें खाद देना पड़ता है। इसकी निदाई खुदाई करनी पड़ती है। हर 8-15 दिन में इसको देखते रहो और दवाई वगैरह की ज़रूरत हो तो छिटको, खाद वाद टाइम से डालो और अच्छा प्रॉफिट होता है उससे। और इसको फिर खाद देने के बाद में जब फसल वापस तैयार हो जाती है तो हमारे 1 किलो से आधा किलो से 1 किलो तक का इसका फूल बनता है। उस फूल को हम वापस अच्छी तरह से छटाई करके मंडी, हमारे पास में ही जो मंडी है सब्जी मंडी, उसमें ले जाते हैं। वहाँ पर अच्छा बेनिफिट से अच्छे भाव से बिकता है और जैसे रोग नहीं आता है, कोई बीमारी नहीं आती है तो उस हिसाब से पैसा अच्छा मिलता है, खर्चा कम लगता है, लागत कम लगती है। और अगर भाव अच्छा मिल जाता है तो 50,000 से 75,000 तक का हो जाता है। अभी आपने कृषक के अनुभवों को सुना। अब आइए जानते हैं पछेती फूल गोभी की फसल को हानि पहुंचाने वाले कीटों का नियंत्रण के बारे में। इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र नीमच के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर SS सारंगत देवोत। किसान भाइयों, गोभी वर्गीय सब्जियों की खेती करने के लिए किसान भाइयों को कुछ विशेष बातों का ध्यान अगर रखें तो निश्चित तौर पर अच्छा उत्पादन किसान भाई ले सकते हैं। इसमें विशेष तौर से कीड़े और बीमारियों का विशेष ध्यान रखना है कि जिसमें जो प्रमुख जो कीट इसमें नुकसान पहुंचाते हैं उसमें जो है मोइला है,
और महिला जो है पत्ती की निचली सतह पे बैठ करके उसका पत्ती का रस चूसता है, जिससे पत्ती का जो कलर है वो पीला हो जाता है। साथ ही साथ में जब कलर उसका पीला पड़ जाता है तो ऐसी स्थिति में उसका प्रकाशन की क्रिया जो है वो बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है, जिससे सीधा सीधा उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। और साथ ही साथ में ये एक चिपचिपा पदार्थ भी छोड़ता है, जिससे पत्ती पे काले रंग की मोल्ड जो है वो भी कभी कभी उस पर उगाती है, जिससे जो है पौधा कमजोर दिखने लगता है और उसी हिसाब से उस पर ऊपर जो हेड जो आना है वो उस क्वालिटी का हेड नहीं आ पाता है। तो किसान भाइयों को समय रहते हुए एफिड का या मोइले का नियंत्रण करना चाहिए। इसके लिए इमिडाक्लोप्रिड नाम की जो दवा आती है उसकी 5 ml मात्रा प्रति 15 लीटर पानी के मान से, अथवा डायमिथियोड 30% इसी नाम की जो दवा है उसकी 1.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के मान से, अथवा मिथाइल डिमेटोन नाम की जो दवा है उसकी 1.5 ml मात्रा प्रति लीटर पानी के मान से छिड़काव करके इस कीड़े से निजात पा सकते हैं और अच्छी उत्पादन अपन ले सकते हैं। दूसरा जो इसमें प्रमुख जो कीड़ा लगता है उसको डीबीएम के नाम से या डायमंड बैगमोथ के नाम से इसको जानते हैं, और ये जो कीड़ा है बहुत घातक नुकसान जो है गोभी वर्गीय सब्जियों में पहुँचाता है। इस कीड़े को अगर समय पर नियंत्रित नहीं किया जाए तो सीधा सीधा जो है उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है और मार्केट में उसको जो है लोग जो खरीदते हैं उपभोग के लिए उसको कोई खरीदता नहीं है। ऐसी स्थिति में सीधा सीधा किसान भाई को नुकसान उठाना पड़ता है। इस कीड़े की नियंत्रण करने के लिए किसान भाइयों को क्विनालफास अथवा क्लोरपाइरीफास नाम की जो दवा आता है, क्विनालफास 25% इसी, क्लोरपाइरीफास 20% इसी की 2.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के मान से छिड़काव करके इस कीड़े को नियंत्रण किया जा सकता है। साथ ही साथ में किसान भाइयों को देखना है कि आवश्यकता अनुसार जो है छिड़काव उसको दोहराते रहना है। और उसके बाद में किसान भाई जब इसको मार्केट में जब गोभी वर्गीय सब्जियों को लेके जा रहा है तब उसको ग्रेडिंग कर लेनी चाहिए और एक समान साइज के जो हेड है उनको अलग से ले जा करके उसको मार्केट में अगर बिक्री करेंगे तो निश्चित तौर पर किसान भाई अच्छा लाभ कमा पाएंगे और अच्छा उत्पादन ले सकते। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटा सा ब्रेक के लिए और जल्द लौटेंगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। ये नहीं है कोई परियों की दास्तां, ना ही सास बहू की है ये कहानी। ये दास्तां है सच्ची वारदातों की, दिल दहला देने वाले अपराधों की। करेंगे हम पर्दाफाश ऐसे वाकयात का, दास्ताने जुर्म। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं प्रदेश में लघु एवं सीमांत कृषकों की संख्या अधिक है, जो कि अपना जीवन यापन सुचारू रूप से चलाने के लिए कृषि के साथ कृषि सह व्यवसायों को अपनाते हैं। इन्हीं कृषि सह व्यवसायों में बैकयार्ड मुर्गी पालन भी शामिल है, जिनके चूजों को प्राप्त करने हेतु हमारे कृषक बड़े बड़े हेचरी फार्मों पर निर्भर रहते हैं। किसानों की इसी समस्या को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने सोलर पोर्टेबल हेचरी का निर्माण किया, जिससे कृषक स्वयं ही इस मशीन की सहायता से छोटे स्तर पर अंडों की हेचिंग कर चूजे प्राप्त कर सकते हैं। अतः सोलर पोर्टेबल हेचरी की विस्तार से जानकारी दे रहे हैं बुरहानपुर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर नीलेश बारी। जो मुर्गी पालन करने वाले किसान भाई है उनके लिए एक बैकयार्ड पोल्ट्री बड़े पैमाने पे उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसी बैकयार्ड पोल्ट्री को बढ़ावा देने के लिए के सामने जो दिख रहा है ये एक सोलर बेस्ड एक पोर्टेबल हैचरी है। ये जो मशीन आप देख रहे हैं इसकी कुछ मैं खासियत आपको बताता हूँ। जैसे ये जो हैचरी है 3-वे सिस्टम है। ये जो सप्लाई दिख रहा है ये इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई है और जो ये दूसरा दिख रहा है ये सोलर बेस्ड और साथ में एक बैटरी का बैकअप यहाँ पे दिया गया है। ये बैटरी 12 वोल्ट और 22 एम्पेयर की है। जैसे बारिश का मौसम है उस वक्त अगर सोलर में अगर सनशाइन कम हो
तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए ये जो सिस्टम ऐसा बना है 3 वे वाला, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास पर्याप्त हो तो उसके ऊपर ये जो बैटरी दिख रही है ये अच्छे से चार्ज हो सकती है। इसमें ये जो आपको 2 रीडिंग दिख रहे हैं, ये आपको बताता हूँ, ये टेम्परेचर का है, ये दिख रहा है 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये जो दिख रहा है ये ह्यूमिडिटी है, यानी ये आर्द्रता कितनी है इस मौसम में, वाटर वेपर कितना है, इसका ये परसेंट ये बताता है। इस मशीन में हमने यहाँ पे कुछ अंडे रखे हैं, ये हमारे पास कड़कनाथ के अंडे हैं यहाँ पे। तो ये इस मशीन में लगभग 40 अंडे यहाँ पे रखे गए हैं। तो 40 अंडे तो रखे, और साथ में आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हीट के सेंसर है और ह्यूमिडिटी का सेंसर है। हीट का सेंसर टेम्परेचर हमें बता रहा है, ह्यूमिडिटी यानी वाटर वेपर बता रहा है कि यहाँ का जो मौसम है मीन्स अंदर का, उसमें वाटर वेपर कितना है। और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हीटर है, ये फैन के सामने हीटर लगा है, ये हीटर गर्म होता है और ये जो फैन है उस गर्म हुई हवा को सर्कुलेट करने में मदद करता है। अगर आप ये भी यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो अंडे यहाँ पे रखे हैं ये कांच के ऊपर रखे हैं, और ये जो पूरा सरफेस है ये रफ है। इस अंडों को हमें मैनुअल टर्निंग करना पड़ता है। मैनुअल टर्निंग मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे करते हैं। यहाँ पे एक नॉब रखा है मशीन का, उस नॉब को आपको धीरे से आगे पीछे करना पड़ता है, धीरे से बाहर खींच रहा हूँ, तो इससे क्या है अंडे टर्न होने में मदद मिलती है। और ये बल्कि ये अंडे रखे गए रफ सरफेस पे, तो ये अच्छे से उस पर टर्न हो सकते हैं। हमें पूरे दिन में लगभग 24 घंटों में 4 से 5 बार इसे टर्न करना पड़ता है। और साथ में ये जो अंदर का जो एक मौसम बनाया गया है ये आर्टिफिशियल तो है, लेकिन ये बनाया गया है पूरे बॉडी जैसा। अगर हम इसमें अंडे रख देते हैं तो लगभग 21 दिन के बाद इससे चूजे निकलते हैं। 21 दिन के बाद इससे जब चूजे निकलेंगे तो उसमें भी हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। जैसे टेम्परेचर तो हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट रख दिया लगभग 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, और साथ में जैसे साइड में जो ह्यूमिडिटी थी उसे हमें थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ता है। जैसे शुरुआत के जो 18 दिन होती है तो उन 18 दिनों में लगभग 86 to 88% इतनी ह्यूमिडिटी हमें रखनी पड़ती है। और आखिरी के जो 3 दिन होते हैं 19, 20 और 21 दिन, तो आखिरी के 3 दिनों में जो वो ह्यूमिडिटी रहती है वो हमें 93 तक करनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम ह्यूमिडिटी आखिरी के वक्त नहीं बढ़ाएंगे तो उससे चूजे बाहर अंडों से बाहर निकलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए कि आखिरी के जो दिन है 3 दिन उसमें इसमें ह्यूमिडिटी कंट्रोल हम कैसे करें आपको ये बताता हूँ कि ये यहाँ पे एक वेंटिलेशन के लिए हमने रखा है। ये यहाँ से एयर पास होता है और यहाँ से निकलता है। जैसे कि इसमें एम्ब्रियो इसमें बढ़ रहा है तो उसके लिए वेंटिलेशन भी बहुत ज़रूरी रहता है। अगर इसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा पर्याप्त मात्रा में तो इसकी हैचेबिलिटी कम हो जाती है। अगर CO2 भी इसमें बढ़ गया, अगर 5% भी हो गया तो हैचेबिलिटी पूरी 0 हो जाती है। इसलिए ये क्रॉस वेंटिलेशन यहाँ पे रखा गया। और साथ में आपको बताता हूँ कि ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं इसमें हमें पानी डालना पड़ता है। जैसे कि अगर हमारी ह्यूमिडिटी कम हो गई तो हम ऐसा टिल्ट करके इसमें थोड़ा पानी डाल सकते हैं और एयर की सर्कुलेशन थ्रू वो ह्यूमिडिटी धीरे धीरे बढ़ सकती है। कमर्शियल हैचरी में अगर हम इसकी कंपैरिजन करते हैं तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत हाई होती है। जैसे अगर बड़ी हैचरी हो तो मीन्स 1.5 लाख 2 लाख के ऊपर ही उसकी कॉस्टिंग हो जाती है। तो ये तो एक सिंपल है, पोर्टेबल है, कहाँ पे भी ले जा सकते हैं। जैसे इसके अगर हम फायदे देखें, एक बार हमने 40 अंडे इसमें रख दिए तो 21 दिन के बाद इससे चूजे निकलेंगे। और अगर हम 1 साल का ये थोड़ा हिसाब देखते हैं तो 17 बैचेस इससे निकल सकते हैं। लेकिन हम थोड़े कम करके अगर 16 भी बैचेस इसमें कंसिडर करते हैं और लगभग एक बार 40 अंडे रखने के बाद लगभग 640 चूजे इससे निकल सकते हैं। और अगर
हमारी मॉनिटरिंग इसमें भी प्रॉपर रही तो इसमें हैचेबिलिटी का जो परसेंटेज है वो 100% भी मिलता है, और थोड़ी पुअर रही तो इसमें 80% तक मिलता है। ये जैसे अभी हमारे पास कड़कनाथ का स्टॉक था अंडों का, इसलिए हमने कड़कनाथ के रखे। इसमें अन्य जो देशी है और मिस विलायती भी हो उनके अंडे भी हैच हो सकते हैं। जैसे अगर इसमें हम बतख का भी रखेंगे तो 28 दिन में वो हैच आउट हो सकता है। अगर क्वेल का रखेंगे, बटेर का, तो वो भी लगभग 17 दिन में हैच आउट हो सकता है। प्रोजेक्ट था ना, ये कृषि केवीके और आत्मा कन्वर्जेंस का एक नवाचार का ये प्रोजेक्ट था, और जैसे कि उसके तहत ये एक स्मॉल पोर्टेबल हैचरी यहाँ पे इंस्टॉल की गई है। इसकी जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसकी जो लागत है इसकी 30,000 कॉस्ट है, और साथ में इस पे जो बैटरी है वो लगभग 2800 रुपये की है, 12 वोल्ट और 22 एम्पियर की। अगर हम इसमें 40 अंडे रखते हैं, 80% भी हैचेबिलिटी इसमें कंसीडर करते हैं, तो लगभग 32 चूजे इससे निकल सकते हैं। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं, पर यहां पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ये है छत्तीसगढ़। यहाँ है प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुर भंडार, जिससे चलती है इकोनॉमी, कारोबार। यहाँ हो कोई मुश्किल पड़ी या खुशियों की हो घड़ी, हम होते हैं मौजूद हर पल हर जगह। इन सब के बीच है कुछ ऐसे ख्याल जो बदलने में जुटे हैं सूबे के सूरत हाल। छत्तीसगढ़ की हर खबर देखिए हमर छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। यदि हम गर्मी के मौसम में गेंदा फूल की खेती की बात करें तो इस फूल से अच्छी आय मिल जाती है, और हमारे जिन किसानों के पास ग्रीष्मकालीन समय में सिंचाई जल उपलब्ध है तथा वो इसकी खेती करना चाहते हैं, तो उनके लिए गेंदा का नर्सरी डालने का उचित समय चल रहा है। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि किसान भाई इसके नर्सरी प्रबंधन में किस्मों के चयन में लेकर खाद उर्वरकों के प्रबंधन में कमियां कर देते हैं, और जिस कारण आपकी नर्सरी से कम संख्या में कमजोर पौधा प्राप्त होता है। अतः आप गर्मी में गेंदा की खेती करने के लिए नर्सरी प्रक्रिया में कौन कौन से बिंदुओं पर ध्यान दें, इसकी संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर DS सिंह। किसान भाइयों, गेंदा का फूल ऐसा है जो कि साल भर फूल इससे प्राप्त किए जा सकते हैं, और इसकी साल में 3 बार नर्सरी पड़ती है। इस समय जो है आप जो है नर्सरी डाल सकते हैं, जो कि जनवरी से लेकर फरवरी के महीने तक पड़ेगा। अगर आप जनवरी में नर्सरी डालते हैं तो फरवरी में उसका पौधरोपण करेंगे। अगर आप फरवरी में नर्सरी डालते हैं तो मार्च में उसका पौधरोपण करेंगे। इसी तरह आप इससे जो फूल प्राप्त होगा वो गर्मी भर इससे फूल प्राप्त होता रहेगा। भारत में 2 तरह के गेंदा के फूल पाए जाते हैं, एक अफ्रीकन मैरीगोल्ड, दूसरा फ्रेंच मैरीगोल्ड। अफ्रीकन मैरीगोल्ड के फूल बड़े होते हैं, पौधे बड़े होते हैं। फ्रेंच मैरीगोल्ड के पौधे छोटे और फूल भी छोटे होते हैं। ये 2 तरह के तरह पाए जाते हैं फ्रेंच मैरीगोल्ड, जिसमें कि पीला भी होता है, लाल भी होता है, और इन दोनों से मिश्रित रंग वाला भी मिलता है, जिसको स्कारलेट टाइप के बोलते हैं। वो भी फूल प्राप्त होते हैं, और इनसे हम साल भर प्राप्त कर सकते हैं। जो प्रचलित प्रजातियां हैं वो है अपोलो, मूनसेट, मेरिनार, आपका एस्टेक, स्पेस एज, ये है अफ्रीकन प्रजातियाँ। दूसरी है आपका टीना, बोटीना, जिप्सी डांसर, गोल्डन बॉयज़, ये जो है फ्रेंच प्रजाति की प्रजातियाँ हैं। इंडियन जो है भारतीय जो प्रजाति है, एक है पूसा नारंगी, दूसरा है पूसा बसंती, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूसा द्वारा विकसित की गई है। इनको आप लाएं और अच्छी प्रजातियों का ही हमको
खेती करना चाहिए। किसान भाइयों, अगर इनकी नर्सरी हमको तैयार करनी है 1 हेक्टेयर के लिए, तो 1 हेक्टेयर के लिए आप 10 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई के 20 क्यारियाँ बनाकर इनको हम बोएं। बोने से पहले जो क्यारियाँ हम तैयार करेंगे उसमें अच्छी सड़ी गली गोबर की खाद और उसमें बालू मिलाकर थोड़ा सा उसको करते हैं। और यदि हमको मालूम है कि इसमें रोग बहुत ज़्यादा लगते हैं इस मिट्टी में, तो हम उसको फॉर्मल्डिहाइड से ट्रीटमेंट कर लेते हैं। इसमें क्या है कि 100 लीटर पानी में 10 ml फॉर्मल्डिहाइड दवा जो है उसका प्रयोग करके उसको पॉलीथीन से ढक देते हैं 4-5 दिन के लिए। 4-5 दिन के बाद इसको हम फिर खोल के इसको खुली हवा में छोड़ देते हैं और उसका हम जो है गुड़ाई करके इसके अंदर से जो गैस को निकालने की कोशिश कर देते हैं। जिससे गैस निकल जाती है तो फिर इस पर हम बिजाई करते हैं। बिजाई के लिए हमको अगर पौध गलन की समस्या हमारे क्षेत्र में ज़्यादा आती है तो हम इसको बावेस्टिन से इसका ट्रीटमेंट करके तब इसका हम बीज शोधन करें। बीज शोधन के लिए कम से कम जो है 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से इस दवा का प्रयोग कर इनको हम बोएं। बीजों को कतारों में बोकर ऊपर से पत्ती की छनी हुई सड़ी खाद से ढक देते हैं। जब तक बीज जमना शुरू न कर दे, हजारे से ही पानी देना चाहिए। कम से कम 1 महीना पुरानी जो नर्सरी हो उसी को हम प्रयोग करें पौधरोपण कार्य हेतु। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम देवरी, जिला सागर से बसंत यादव ने। यह गाय की HF नस्ल पर जानकारी चाहते हैं। तो वसंत जी, आपकी जानकारी हेतु देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आइए सर्वप्रथम जानते हैं होल्स्टीन फ्रीजियन नस्ल की गाय के बारे में। यह एक विदेशी नस्ल जो कि ठंडे जलवायु में रहना पसंद करती है। इसका रंग काला और सफेद होता है। इसके पीछे का पैर लंबा तथा अगला पैर कुछ छोटा होता है। पीछे का हिस्सा उठा हुआ होता है। इसके गले में गलकंबल नहीं होता। ऐन बड़ा और दुग्ध शिराएं उभरी हुई होती हैं। यह गाय 15 से 16 माह में ही गर्भित हो जाती है तथा 23 से 26 माह में प्रथम बार ब्याती है। इसके दुग्ध देने की अवधि 300 से 310 दिन तक होती है और एक ब्यात काल में 8000 से 10,000 लीटर दुग्ध उत्पादन की क्षमता रखती है। तो किसान भाइयों, अगर आप डेयरी व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं या फिर डेयरी व्यवसाय अपनाए हुए हैं तो अपने समूह में इन्हीं प्रजातियों के नस्लों का पालन करें, जिससे आपको अधिकतम दुग्ध उत्पादन प्राप्त हो सके। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के बढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatamp@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180042540885 पर दोपहर 12 से 1 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।